सो लास्ट प्रोग्राम वाज इफ विद एल्स, तो उसी का ही एक और एग्जांपल हम लोग यहाँ कर रहे हैं। जैसे कि लास्ट क्लास में मैंने आपको कहा था प्रोग्राम्स का जो डिफिकल्टी लेवल होता है वो इतना ज्यादा नहीं है, बस हम सिंटेक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से ऑलमोस्ट हर एक चीज यहाँ पे इम्प्लीमेंट करके देखने वाले हैं। तो प्रोग्राम्स वही हैं जो आप अभी तक इम्प्लीमेंट करते आए हो, डिफरेंस है तो सिर्फ सिंटेक्स पे। अब लास्ट जो हमने प्रोग्राम किया था वहां पे हमने दो नंबर्स का इनपुट लिया था और चेक किया था कि कौन सा नंबर ग्रेटर है। अब यहाँ पे जो प्रोग्राम है बेसिकली हमें एक नंबर का इनपुट लेना है और ये चेक करना है दैट द नंबर इज इवन और ऑड। तो प्रोग्राम इज वेरी सिंपल, हम उसका फटाफट से एग्जीक्यूशन इम्प्लीमेंटेशन देख लेते हैं। देखिए सबसे पहले मैंने यहाँ पे क्लियर कमांड की हेल्प से जो भी हमारा कंसोल है उसको क्लियर करने के लिए यहाँ पे क्लियर कमांड है। आप चाहे तो स्किप भी कर सकते हैं और एल्स यू कैन इम्प्लीमेंट इट। उसके बाद यहाँ पे यूजर से इनपुट लेना है, तो सबसे पहले हमें यहाँ पे उसे इंडिकेट करना होता है कि एक्चुअली में उसे क्या इनपुट करना है, तो यानी कि मैसेज हमें डिस्प्ले करवाना है। तो विद द हेल्प ऑफ echo -n मैंने यहाँ पे यूजर को सिंपली एक मैसेज डिस्प्ले करवाया है दैट इज एंटर एन इंटीजर फॉलोड बाय द रीड कमांड। किसी भी तरीके के इनपुट अगर हमें एक्सेप्ट करना है तो रीड कमांड फॉलोड बाय हमारे वेरिएबल का नाम, तो जो भी यूजर इनपुट करेगा वो नम के अंदर जाके स्टोर हो जाएगा। अब सिंपली यहाँ पे हमें चेक करना है कि जो नंबर है वो इवन है या नहीं। तो बेसिकली किसी भी नंबर की डिविजिबिलिटी अगर हमें चेक करनी है तो उसके लिए मॉडुलस ऑपरेटर हमारे पास में अवेलेबल है। अब मॉडुलस क्या है हमारे पास में, एक तरीके का अरिथमेटिक ऑपरेटर है और किसी भी तरीके का अरिथमेटिक ऑपरेशन अगर हमें परफॉर्म करना होता है तो उसके लिए हमें EXPR कमांड को काम में लेना होता है। तो यहाँ पे भी हम इसके अंदर जब कंडीशन मेंशन करेंगे तो वहां पे भी EXPR कमांड की हेल्प से ही वर्किंग इम्प्लीमेंट हमें करनी है। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे इफ लिखा है, इफ के बाद हमें एक स्पेस देना होता है, उसके बाद आते हैं यहाँ पे हमारे स्क्वायर ब्रैकेट। लास्ट क्लास में भी मैंने आपको कहा था कि यहाँ पे हमारे पास में बाकी लैंग्वेजेस की तरह पैरेंथेसिस नहीं आता है, यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट आता है। उसके बाद फिर से एक स्पेस आएगा। अब यहाँ पे हमें सबसे पहले ये चेक करना है कि जो भी वैल्यू यूजर ने इनपुट की है उसे 2 से मॉड करने पे रिमाइंडर 0 आता है या नहीं। So it is a type of arithmetic operation, तो EXPR कमांड की हेल्प लेनी पड़ेगी। और जितने भी EXPR के स्टेटमेंट होते हैं उन्हें हमें ये बैक कोट से स्टार्ट करना होता है। तो बैक कोट, उसके बाद EXPR, उसके बाद एक स्पेस, देन फॉलोड बाय हमारी वेरिएबल की वैल्यू। अब तो वेरिएबल की वैल्यू को एक्सेस करने के लिए डॉलर का सिंबल फॉलोड बाय उसका नाम। उसके बाद फिर से एक स्पेस आएगा, देन मॉडुलस का सिंबल, देन स्पेस, देन 2, और जो बैक कोट है हमारा उसे हमने क्लोज कर दिया है। तो बेसिकली वेरिएबल के अंदर जो भी वैल्यू है अगर उसे 2 से मॉडुलस करने पे जो भी हमारे पास में वैल्यू जनरेट होके आएगी EXPR उसे इधर प्लेस कर देगा। अब यहाँ पे मान लीजिए अगर रिमाइंडर 0 आ जाता है तो हमें क्या करवाना है, नम इज इवन डिस्प्ले करवाना है। तो इफ द रिमाइंडर इज जनरेटेड दी 0, तो हम क्या करते हैं, अगर 0 इक्वल्स टू 0 है तो वो इवन है और एल्स ऑड है। अब यहाँ पे रिलेशनल ऑपरेटर के लिए ग्रेटर देन, लेस देन, डबल इक्वल्स टू या एक्सक्लेमेशन इक्वल्स टू सिंबल नहीं है। जिस तरीके से ग्रेटर देन के लिए -GT होता है, लेस देन के लिए -LT होता है, उसी तरीके से इक्वल्स टू के लिए यहाँ पे -EQ काम में लिया जाता है। तो EQ एंड फॉलोड बाय 0, फिर से स्पेस और स्क्वायर ब्रैकेट्स क्लोज। तो अगर हमारे वेरिएबल को मॉडुलस करने पे रिमाइंडर 0 आता है और वो 0 के इक्वल है तो इफ की जो कंडीशन है हमारी वो ट्रू हो जाएगी। अब किसी भी तरीके के कर्ली ब्रेसेस क्योंकि यहाँ पे नहीं आते हैं तो फॉलोड बाय देन, और देन के बाद हमें यहाँ पे सिंपली एक मैसेज डिस्प्ले करवाना है। तो मैंने यहाँ पे वही किया है, इको डबल कोट स्टार्ट किया है एंड डॉलर नम इज इवन एंड डबल कोट क्लोज। अब यहाँ पे अगर ये कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो फॉल्स होने पे हमें क्या करवाना है, एल्स इको डॉलर नम इज ऑड। अब किसी भी तरीके के कंस्ट्रक्ट को अगर हम यहाँ पे स्टार्ट करते हैं इन लिनक्स तो स्पेसिफिकली उस कंस्ट्रक्ट को हमें क्लोज भी करना होता है। और क्लोज करने के लिए क्या है, जिस तरीके से हमने स्टार्ट किया है दैट इज इफ, उसका जस्ट रिवर्स मेंशन करके। तो यहाँ पे हमारा जो एंडिंग पार्ट होगा दैट विल बी FI। तो इसी तरीके से हमें इफ को इम्प्लीमेंट करना है। बिल्कुल लगभग उसी तरीके का ही सिंटेक्स है जैसा हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था। तो एक बारी इस प्रोग्राम का हम लोग एग्जीक्यूशन देख लेते हैं।
सबसे पहले इनपुट मांगा गया है, तो सपोज अगर मैं यहाँ पे 16 इनपुट करती हूँ, तो 16 को 2 से मॉडुलस करने पे वी गेट रिमाइंडर 0, तो इफ की कंडीशन हमारी ट्रू हो जाएगी। सिमिलरली अगर हम यहाँ पे 11 एज इनपुट देते हैं, तो यहाँ पे रिमाइंडर 1 आता है एंड 1 इज नॉट इक्वल्स टू 0, तो इफ की कंडीशन फॉल्स होने पे हम चल जाएंगे एल्स वाले पार्ट के अंदर एंड हमारे पास में 11 इज ऑड मैसेज आ जाएगा। तो कुछ इस तरीके से आपको यहाँ पे इफ विद एल्स इम्प्लीमेंट करना है। बेसिक लॉजिक वही है, बस यहाँ पे सिंटेक्स में काफी सारे डिफरेंसेस है। आई होप सबको प्रोग्राम क्लियर है, किसी को कुछ भी कंफ्यूजन इसके अंदर? All right then, moving with the next program. नेक्स्ट प्रोग्राम है हमारा इफ एल्स का। अब यहाँ पे यूजुअली कुछ लैंग्वेजेस ऐसी हैं जहाँ पे आपने इफ एल्स इफ पढ़ा है, लेकिन आप लोगों ने आई थिंक स्पेसिफिकली थर्ड ईयर की अगर मैं बात करूँ, तो आप लोगों ने कुछ ऐसी लैंग्वेज पढ़ ली है जहाँ पे एल्स इफ की जगह एल इफ भी काम में लिया जाता है। तो लिनक्स के अंदर भी वही सिंटेक्स है, यहाँ पे एल्स इफ नहीं बस बल्कि एल इफ को काम में लिया जाता है। लगभग सिंटेक्स हमारा वही है। अब इस इफ एलिफ प्रोग्राम के साथ में हम यहाँ पे लॉजिकल ऑपरेटर्स वाला पार्ट भी इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। लॉजिकल ऑपरेटर्स में यहाँ पे किसी तरीके का कोई डिफरेंस नहीं है, जैसे हम लोग बाकी सारे लैंग्वेजेस में इम्प्लीमेंट करते आए हैं। डबल एम्परसेंड का सिंबल लॉजिकल एंड के लिए होता है, डबल पाइप सिंबल जो होता है हमारे पास में वो और के लिए होता है, और नॉट के लिए वही एक्सक्लेमेशन वाला पार्ट है हमारे पास में। तो यहाँ पे लॉजिकल ऑपरेटर्स में किसी भी तरीके का कोई डिफरेंस नहीं। अब जो प्रोग्राम मैंने यहाँ पे इम्प्लीमेंट किया है बहुत ही सिंपल सा है। बेसिकली मैंने यहाँ पे डेट कमांड की हेल्प से जो करंटली अभी आर चल रहा है, करंटली हमारा आर कौन सा है, अभी टाइम है 8:59, तो अगर इस प्रोग्राम को करंटली रन करेंगे तो आर की वैल्यू आएगी 8 और मिनट्स की वैल्यू आएगी 59। तो जो भी यहाँ पे आर है उसे मैंने फेच किया है एंड डिपेंडिंग अपॉन किस टाइप की वैल्यू है उसकी, उसके रिगार्डिंग अलग अलग तरीके के मैसेजेस मैंने यहाँ पे डिस्प्ले करवाए हैं। तो सबसे पहले हमारी क्लियर कमांड है टू क्लियर द कंसोल। उसके बाद यहाँ पे किसी भी तरीके के डेट को अगर हमें फेच करना होता है, अगर हम सिंपल डेट लिखते हैं तो होता क्या है, डेट आता है, टाइम आता है और कंप्लीट वो टाइम जोन, कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आती है। अब मुझे यहाँ पे कंप्लीट इन्फॉर्मेशन नहीं चाहिए, सिर्फ आर वैल्यू को फेच करना है। तो उसके लिए हमारे पास में अलग अलग तरीके के पैरामीटर्स होते हैं, लाइक कैपिटल एच होता है, कैपिटल डी है, कैपिटल एम है, स्मॉल एम है मंथ के लिए, एंड डे ऑफ द मंथ के लिए स्मॉल डी होता है। तो देयर आर वेरियस पैरामीटर्स दैट वी कैन यूज। आर के लिए स्पेसिफिकली कैपिटल एच होता है। अब यहाँ पे डेट को फेच करने का जो सिंटेक्स है वो बिल्कुल वही है जैसे हमने पहले किया है। सबसे पहले हमें डेट कमांड लिखना है फॉलोड बाय अ सिंगल स्पेस, उसके बाद प्लस, उसके बाद मॉड्यूलस, और उसके बाद इस डेट में से हमें कौन सा पार्ट फेच करना है उसके अकॉर्डिंग पैरामीटर। तो मैंने यहाँ पे लिखा है कैपिटल एच, इसका मतलब है कि करंटली जो भी डेट है उसमें से हम आर वैल्यू फेच करना चाहते हैं। अब यहाँ पे क्योंकि हमारे पास में प्लस सिंबल आ रहा है एंड मॉडुलस सिंबल आ रहा है, लेकिन यहाँ पे किसी तरीके की कैलकुलेशन हम नहीं करवा रहे, किसी स्पेसिफिकली चीज में से हम कुछ डेटा को फेच करवा रहे हैं, तो EXPR कमांड तो यहाँ पे नहीं आएगी, लेकिन यहाँ पे बैककोड का सिंबल डेफिनेटली आएगा क्योंकि प्लस और मॉडुलस सिंबल यहाँ पे प्रेजेंट है। तो करंटली हमारे इस लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम का जो भी अभी टाइम सेट होगा उसमें से डेट में से आर वाला पार्ट फेच होके मैंने dt नाम के वेरिएबल के अंदर असाइन करवा दिया है। अब इस dt के अंदर क्या वैल्यू है, 1/1 इफ के अंदर मैंने कंपेयर किया है और उसके अकॉर्डिंगली मैसेजेस को डिस्प्ले करवाया है। तो सबसे पहले इफ, उसके बाद स्पेस एंड स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर मैंने सिंपली लिख दिया है that if $dt is greater than 22, अब 22 stands for 10 o'clock नाइट में, अगर यहाँ पे इसकी वैल्यू 22 से बड़ी है एंड लॉजिकल एंड है, $dt is लेस देन के लिए हाइफन LT यहाँ पे काम में लिया जाता है। तो $dt is less than 24 which means 10 o'clock से लेके 12 o'clock तक का जो भी अगर हमारा टाइम है करंटली वो आर चल रहा है इन द नाइट, तो हमें क्या करवाना है, तो मैंने यहाँ पे सिंपली लिखा है देन और सिंपली एक मैसेज डिस्प्ले करवाया है दैट इज इको गुड नाइट। सिमिलरली यहाँ पे हमारे पास में अलग अलग तरीके के टाइम्स हो सकते हैं, लाइक
मॉर्निंग का 10 to 12 भी हो सकता है या इवनिंग का 6 to 8 भी हो सकता है, कुछ भी टाइम हो सकता है। तो यहाँ पे हमारे पास में मल्टीपल कंडीशंस हैं, तो जब मल्टीपल चॉइसेस हो तो उसके लिए तो इफ एल्स इफ काम में लेते हैं। अब यहाँ पे एल्स इफ हमारे पास में नहीं है, उसकी जगह एल इफ काम में लिया जाता है, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया। और यहाँ पे एल्स इफ में तो क्या होता था, हम बीच में एक स्पेस देते थे, लेकिन एल इफ जो है वो कलेक्टिव एक ही वर्ड के तौर पे आपको मेंशन करना है। अब एलिफ के बाद भी हम यहाँ पे अपने एक्सप्रेशंस, अपनी कंडीशंस को मेंशन करते हैं। तो फिर से एक स्पेस आएगा फॉलोड बाय स्क्वायर ब्रैकेट्स। डॉलर dt इज ग्रेटर देन 18 व्हिच मींस 6 पीएम इन द इवनिंग, ठीक है। एंड डॉलर dt इज लेस देन 22 व्हिच मींस 10 o'clock इन द नाइट। तो अगर 10 to 12 का टाइम है तो गुड नाइट हमारे पास में मैसेज आएगा, लेकिन अगर 6 to 10 के बीच का कोई टाइम है तो हमारे पास में मैसेज क्या आएगा, देन इको गुड इवनिंग। इस तरीके से अलग-अलग टाइम को मैंने कंसीडर किया है और डिफरेंट डिफरेंट मैसेजेस प्रिंट करवाए हैं। अब यहाँ पे मल्टीपल कंडीशंस अगर आपको सेपरेट करनी है तो अलग-अलग स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर ही आपको कंडीशंस मेंशन करनी होगी। यूजुअली क्या होता था, एक पैरेंथेसिस स्टार्ट करते थे और उसके अंदर हम लोग लिख देते थे ऑपरेटर्स और काम चल जाता था। अलग-अलग कंडीशंस है, अलग-अलग स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर ही आपको यहाँ पे मेंशन करना होगा। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट एल इफ। अब यहाँ पे जो मैंने टाइम कंसिडर किया है दैट एलिफ डॉलर dt इज ग्रेटर देन 12, यानी कि अब ये टाइम है आफ्टरनून वाला 12 पीएम। अगर 12 से बड़ा है एंड डॉलर dt इज लेस देन 18 विच इज 6 पीएम इन द इवनिंग, तो मैंने यहाँ पे सिंपली एक मैसेज डिस्प्ले करवाया है, देन इको गुड आफ्टरनून और एल्स इको गुड मॉर्निंग, यानी कि आफ्टर 12 am से लेके 11:59 तक हमारे पास में गुड मॉर्निंग का मैसेज आने वाला है। अब यहाँ पे क्योंकि हम वर्चुअल मशीन वाला पार्ट इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, तो विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम के टाइम को मत कंसिडर करना। ये भी एक ऑपरेटिंग सिस्टम है और इसका भी अपना एक टाइम जोन है, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग हमें यहाँ पे आउटपुट मिलेगा, करंटली इसका जो टाइम है उसके अकॉर्डिंग हमें आउटपुट मिलेगा। अब किसी भी तरीके के इफ को अगर हम स्टार्ट करते हैं तो उसे क्लोज करने के लिए फिर से fi हमें लिखना पड़ेगा। तो एक बार ही इस प्रोग्राम को हम लोग एग्जीक्यूट करके देख लेते हैं। जो भी करंटली डेट यहाँ पे फेच है, तो यहाँ पे मैंने तो टाइम सेट कर रखा है, हो सकता है आप लोगों ने टाइम सेट नहीं किया हुआ हो, तो इस वजह से आपको कुछ और मैसेज मिले। मुझे यहाँ पे करेक्टली मैसेज मिल रहा है गुड मॉर्निंग, क्योंकि उसी जोन में, उसी रेंज में मेरा टाइम जो है वो फेल कर रहा है। तो इस तरीके से आपको इफ एल्स का प्रोग्राम इम्प्लीमेंट करना है। इस प्रोग्राम के अंदर किसी को कुछ कंफ्यूजन? All right, moving to the next program. नेक्स्ट जो हमारा एग्जाम्पल है वो एक तरीके से नेस्टेड इफ का एग्जाम्पल है। तो प्रोग्राम हमारा बहुत ही सिंपल सा है। मैंने यहाँ पे यूजर से 3 नंबर्स का इनपुट लिया है और चेक किया है उसमें से मिनिमम कौन सा है और मैक्सिमम कौन सा है। तो सबसे पहले यहाँ पे मैंने कंसोल को क्लियर करने के लिए सेम क्लियर कमांड लिखा है। यूजर को बताने के लिए उसे कितनी वैल्यूज का इनपुट करना है और किस टाइप की वैल्यू का इनपुट करना है, एक मैसेज मैंने स्क्रीन पे डिस्प्ले करवाया है, दैट इज इको -n एंटर 3 इंटीजर्स। अब 3 इंटीजर्स के केस में हमें यहाँ पे क्या करना होगा, 3 वेरिएबल स्पेसिफाई करने होंगे। तो बाकी लैंग्वेजेस में भी हमारे पास में ऑप्शन होता है कि हम अलग-अलग इनपुट भी ले सकते हैं और एक साथ वेरिएबल्स के अंदर भी इनपुट ले सकते हैं। जैसे कि सी में होता था, हम एक स्कैनफ के अंदर 3% डी या 3% एफ लिख देते थे और एक साथ वैल्यू में इनपुट हो जाता था। तो यहाँ पे भी सेम कंसेप्ट हम अप्लाई कर सकते हैं। हमें स्पेसिफिकली सबसे पहले रीड कमांड लिखना है, उसके फॉलोड बाय अ स्पेस, और फिर स्पेस से सेपरेटेड हमें हमारे सारे वेरिएबल्स का नाम लिखना है जिनमें भी हमें यहाँ पे इनपुट लेना है। अब सी के अंदर हमारे पास में ऐसा ऑप्शन होता था कि हम स्पेस से सेपरेटेड वैल्यूज भी दे सकते थे और एंटर से सेपरेटेड वैल्यू भी दे सकते थे, लेकिन यहाँ पे ऐसा रूल नहीं होता है। यहाँ पे स्पेस से सेपरेटेड वैल्यू ही आपको देनी होगी। अगर एंटर प्रेस कर दिया तो फिर ये क्या करेगा, एरर थ्रो कर देगा, क्योंकि एंटर क्या है, एक तरीके का कैरेक्टर है और कैरेक्टर को हम इंटीजर वैल्यू से कंपेयर करवा रहे हैं, तो फिर उस वजह से प्रोग्राम के अंदर एरर आती है। तो अगर आप मल्टीपल वेरिएबल्स के अंदर इनपुट ले रहे हो विद द हेल्प ऑफ सिंगल रीड कमांड, तो हमेशा स्पेस से सेपरेटेड वैल्यूज को ही आपको इनपुट करना है।
अब नेक्स्ट यहाँ पे क्योंकि मिनिमम और मैक्सिमम को मुझे एज अ वैल्यू डिस्प्ले भी करवाना है, तो उनकी वैल्यू को स्टोर करवाने के लिए मैंने दो वेरिएबल क्रिएट कर लिए हैं, दैट इज मिन एंड मैक्स। मिन इज इक्वल्स टू 0 एंड मैक्स इज इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पे सबसे पहले मैंने एक नंबर को दूसरे नंबर से कंपेयर करवाया है और बेसिकली मैक्सिमम वाले पार्ट को फेच किया है। फिर जो बचे हुए 2 नंबर्स हैं उनमें फर्दर कंपैरिजन करवाया है और मिनिमम वाला पार्ट फेच किया है। आप इसी प्रोग्राम को और शॉर्ट तरीके से भी कर सकते हो, लेकिन मैंने यहाँ पे नेस्टेड इफ के कांसेप्ट से इसको सॉल्व किया है। तो सबसे पहले इफ, फिर हमारी कंडीशन डॉलर ए यानी कि फर्स्ट वेरिएबल के अंदर जो भी वैल्यू है, इफ इट्स ग्रेटर देन डॉलर बी, तो यहाँ पे होगा क्या कि हमारे ए की वैल्यू जो है वो दूसरी वैल्यू से तो बड़ी है, लेकिन हमें ये चेक करना है क्या वो थर्ड वैल्यू से भी बड़ी है, तो ही तो वो मैक्स कहलाएगा। तो इसलिए मैंने यहाँ पे एंड ऑपरेटर का हेल्प लिया है, एंड डॉलर ए इज ग्रेटर देन डॉलर सी, यानी कि जो फर्स्ट वैल्यू है वो सेकेंड वैल्यू से भी बड़ी है और थर्ड वैल्यू से भी बड़ी है, तो उस केस में हमारा जो फर्स्ट वैल्यू है वो मैक्सिमम हो जाएगा। तो कंडीशन के ट्रू होने पे मैंने लिखा है देन मैक्स इज इक्वल्स टू डॉलर ए। तो अब यहाँ पे तो सिर्फ मैक्सिमम वैल्यू हमारे पास में आई है, अभी हमारे पास में दो वैल्यूज और है और उन्हीं में से हमारी मिनिमम वैल्यू निकल के आएगी। तो सिंपली मैंने यहाँ पे लिखा है इफ डॉलर बी इज ग्रेटर देन डॉलर सी, यानी कि होगा क्या, जो डॉलर सी है वो हमारी सबसे छोटी वैल्यू है। तो इस इफ के बाद मैंने फिर से देन लिखा है min इज इक्वल्स टू डॉलर सी, और अगर ऐसा नहीं होता है तो हमारा डॉलर बी सबसे छोटा है, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया है एल्स min इज इक्वल्स टू डॉलर बी। अब होता क्या है, हर बारी जब हम इफ को स्टार्ट करते हैं तो हर बारी उसे क्लोज करना भी कंपलसरी है, लेकिन ये तो हमारा मेन इफ है, इफ के बाद इसके बाद जो है वो और भी कंडीशंस आ सकती है, लेकिन नेस्टेड इफ की अगर हम बात करते हैं तो इसका काम यहाँ पे खत्म हो चुका है इस मिन के असाइनमेंट के बाद। तो इस इफ को हमें यहीं पे ही क्लोज करना होगा, यानी कि यहीं पे ही एफ आई मेंशन करना होगा। अगर आप ऐसा नहीं करते हो तो फिर से प्रोग्राम के अंदर एरर आएगी। तो आपने अगर अपने प्रोग्राम के अंदर कंप्लीट नेस्टिंग कर रखी है 3 लेवल तक, तो आपको यहाँ पे जो इनर वाले हैं उनको पहले क्लोज करना होगा और जो मेन है वो सबसे एंड में क्लोज होगा। तो दिस वाज द वेरी फर्स्ट पार्ट जहाँ पे हमने ए को कंपेयर करवा के ये माना है कि वो मैक्सिमम है और बची हुई दो वैल्यूज में से मिनिमम को फेच किया है। नाउ सेम कंसेप्ट गोज टू द अदर पार्ट एज वेल। उसके बाद मैंने यहाँ पे लिखा है एलिफ डॉलर बी इज ग्रेटर देन डॉलर ए, यानी कि सेकेंड वैल्यू जो है हमारी वो फर्स्ट वैल्यू से बड़ी है, एंड डॉलर बी इज ग्रेटर देन डॉलर सी, यानी कि सेकेंड वैल्यू जो है वो थर्ड वैल्यू से भी बड़ी है। तो उस केस में होगा क्या, उस केस में डॉलर बी हमारा मैक्सिमम है, तो मैंने लिख दिया है मैक्स इज इक्वल टू डॉलर बी। उसके बाद बची हुई दो वैल्यूज में से मिनिमम वाला पार्ट हमें फेच करना है। तो इफ डॉलर ए इज ग्रेटर देन डॉलर सी, यानी कि सी सबसे छोटा है, तो मैंने लिख दिया है देन min इज इक्वल्स टू डॉलर सी और एल्स min इज इक्वल्स टू डॉलर ए। और उसके बाद मैंने यहाँ पे इस नेस्टेड वाले इफ को क्लोज करने के लिए फाई को मेंशन कर दिया है। अब जो काम हमने फर्स्ट टू वैल्यूज के लिए किया है वही हमें थर्ड वैल्यू के लिए भी इम्प्लीमेंट करना है। तो फिर से एलिफ की हेल्प से मैंने यहाँ पे कंडीशन मेंशन की है डॉलर सी ग्रेटर देन डॉलर ए एंड डॉलर सी इज ग्रेटर देन डॉलर बी, यानी कि थर्ड वैल्यू फर्स्ट वैल्यू और सेकेंड वैल्यू दोनों से बड़ी है। तो उस केस में मैंने लिख दिया है मैक्स इज इक्वल्स टू डॉलर सी, यानी कि मैक्सिमम है हमारी थर्ड वैल्यू। अब जो बची हुई दो वैल्यूज है उनमें से मिनिमम वाला पार्ट फेच करेंगे। तो इफ डॉलर ए इज ग्रेटर देन डॉलर बी, तो हमारा मिनिमम क्या हो जाएगा, डॉलर बी, क्योंकि ए बड़ा है तो बी सबसे छोटा है। एल्स min इज इक्वल्स टू डॉलर ए। और यहाँ पे भी मैंने इस नेस्टेड इफ को क्लोज करने के लिए फाई को मेंशन किया है। अब मान लीजिए यहाँ पे कोई सी भी वैल्यू किसी से भी बड़ी नहीं होती है, ग्रेटर देन वाली कंडीशन ट्रू होती नहीं है, तो उस केस में मैंने यहाँ पे लिख दिया है एल्स इको ऑल आर इक्वल। और उसके बाद मैंने मेन इफ को क्लोज करने के लिए एफ आई दैट इज फाई मेंशन कर दिया है। और लास्ट में मैंने यहाँ पे दो स्टेटमेंट्स लिखे हैं टू प्रिंट द मैक्सिमम एंड मिनिमम नंबर। इको मैक्सिमम नंबर इज डॉलर मैक्स and eco minimum number is dollar min। अब एक बारी इस प्रोग्राम का हम एग्जीक्यूशन देख लेते हैं। 3 वैल्यूज हमें इनपुट करनी है। अब देखिए अगर मैं यहाँ पे
10 इनपुट करती हूँ, उसके बाद मैंने एंटर प्रेस किया है, तो देखिए यहाँ पे हमारे पास में एरर आ गई है। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है कि जभी भी आप मल्टीपल वेरिएबल्स का इनपुट लेते हो तो स्पेस से सेपरेटेड ही आपको वैल्यूज पास करनी है। तो 10, 20, 30 मैंने यहाँ पे पास किया है, 30 इज मैक्सिमम, 10 इज मिनिमम, और वही हमारा आउटपुट भी आया है। अगर हम यहाँ पे कुछ और इनपुट दे देते हैं, सपोज कुछ इस तरीके का इनपुट हमने दिया है, देन 40 इज मैक्सिमम एंड मिनिमम इज 15, तो हर केस में हमारा प्रोग्राम बिल्कुल करेक्टली काम कर रहा है। इस प्रोग्राम के अंदर किसी को कुछ कंफ्यूजन? ऑल राइट, देन मूविंग विद द नेक्स्ट प्रोग्राम। अब इफ वाला जो पार्ट है वो हमारा ओवर हो गया है। इससे रिगार्डिंग क्वेश्चंस या तो आज के क्लास के डॉक्यूमेंट के साथ, नहीं तो नेक्स्ट जो क्लास होगी हमारे लिंक्स की, उसके साथ मैं आपको असाइनमेंट क्वेश्चंस फॉरवर्ड कर दूंगी। तो ड्राइव पे जो असाइनमेंट नाम का डॉक्यूमेंट क्रिएटेड है, आप लोग उसको चेक कर लेना और उसके अकॉर्डिंग जो क्वेश्चन है उनको सॉल्व करना स्टार्ट कर देना। एटलीस्ट इफ तक के क्वेश्चन मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगी, ठीक है। तो द नेक्स्ट टॉपिक दैट वी आर स्टार्टिंग इज स्विच केस। अब यहाँ पे स्विच केस का सिंटेक्स थोड़ा सा अलग है, इनफैक्ट यहाँ पे हर चीज का सिंटेक्स बाकी लैंग्वेजेस से अलग ही है। अब यहाँ पे भी बहुत सिंपल सा प्रोग्राम है, मैंने सिंपली दो नंबर्स का यहाँ पे इनपुट लिया है और एक ऑपरेटर का इनपुट लिया है, दैट इज अरिथमेटिक ऑपरेटर, और उसके अकॉर्डिंग मैंने यहाँ पे अलग अलग तरीके के कैलकुलेशंस परफॉर्म करवाए हैं। सबसे पहले क्लियर कमांड followed by echo hyphen n enter to integers। अब यहाँ पे भी मैं मल्टीपल वेरिएबल्स के अंदर एक साथ एक ही कमांड के थ्रू इनपुट एक्सेप्ट कर रही हूँ। तो रीड फॉलोड बाय स्पेस डॉलर n1 सॉरी n1 एंड n2। अब यहाँ पे ये तो वैल्यूज का था कि किस पे ऑपरेशन ऑपरेशन इम्प्लीमेंट करवाना है, लेकिन एक्चुअली में करवाना क्या है उसका भी तो इनपुट लेना पड़ेगा। तो फिर से मैंने यहाँ पे लिखा है इको हाइफन एन एंड एंटर ऑपरेटर, और उसे रीड कमांड की हेल्प से ओपी नाम के वेरिएबल के अंदर मैंने स्टोर करवाया है। ये तो वही चीज है जो हम स्टार्टिंग से इम्प्लीमेंट करते आए हैं। नई चीज जो है वो है हमारा स्विच केस। अब यहाँ पे होता क्या है, यूजुअली हम लोग स्पेसिफिकली सी, सी प्लस प्लस की या जावा की बात करते हैं, तो हम लोग स्विच लिखते हैं और पैरेंथेसिस के अंदर आता है हमारे वेरिएबल का नाम, जिसकी वैल्यू को हम हर एक केस से मैच करवाते हैं। लेकिन यहाँ पे उस तरीके से काम नहीं करता है। सबसे पहले यहाँ पे आपको केस एक कीवर्ड या बेसिकली उसको काम में लेना है। अब किस वेरिएबल की वैल्यूज को आप मैच करवाना चाहते हो, उस वेरिएबल का नाम, और उससे पहले डॉलर सिंबल भी यहाँ पे मेंशन करना है, क्योंकि हम इस वेरिएबल के अंदर जो वैल्यू प्रेजेंट है उसे अलग अलग केसेस से मैच करवाने वाले हैं। तो केस डॉलर ओपी और उसके बाद आता है इन हमारा एक कीवर्ड। उसके बाद नेक्स्ट लाइन में हमें आना है। अब जिस भी तरीके का यहाँ पे आपने वैल्यूज का इनपुट लिया है, यूजुअली होता क्या है कि हम स्विच में ये कहते हैं कि या तो आपके पास में इंटीजर टाइप का होना चाहिए जो मैचिंग वैल्यूज होती हैं, या फिर वो कैरेक्टर टाइप की होनी चाहिए। लेकिन लिनक्स के अंदर ऐसा कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। अगर आप चाहो तो यहाँ पे इंटीजर वैल्यू लिख सकते हो, चाहो तो यहाँ पे आप स्ट्रिंग भी लिख सकते हो, कैरेक्टर भी लिख सकते हो, और फ्लोटिंग टाइप भी लिख सकते हो। लेकिन यहाँ पे हम जो मैचिंग करवा रहे हैं वो डिपेंडेंट है ऑपरेटर की बेसिस पे, और ऑपरेटर को सिंबल्स की हेल्प से ही मेंशन किया जाता है। तो अभी के लिए हम यहाँ पे सिर्फ कैरेक्टर वाला पार्ट इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल के अंदर हम अलग अलग डेटा टाइप का भी इम्प्लीमेंटेशन करके देखेंगे। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे अरिथमेटिक एडिशन को कंसिडर किया है, तो सिंगल कोट के अंदर यहाँ पे मैंने प्लस सिंबल को मेंशन किया है। अब यूजुअली होता क्या है, हम लोग लिखते हैं केस, सिंगल कोट्स के अंदर प्लस आता है और उसके बाद आता है कोलन, और कोलन के बाद सारे स्टेटमेंट्स लिखते हैं और फिर ब्रेक कीवर्ड लिखते हैं। इसी तरीके से स्विच केस को मेंशन किया जाता है। लेकिन यहाँ पे क्योंकि सिंटेक्स थोड़ा सा अलग है, तो सबसे पहले आएगी तो हमारी मैचिंग वैल्यू ही, लेकिन यहाँ पे कोलन की जगह पैरेंथेसिस को आपको काम में लेना है, और उसके बाद जो भी वर्किंग आपको इम्प्लीमेंट करवानी है वो आप यहाँ पे कर सकते हो। मुझे तो सिंपली यहाँ पे एडिशन करवाना है और रिजल्ट को डिस्प्ले करवाना है, तो मैंने इको कमांड के साथ डायरेक्टली ही EXPR कमांड को काम में ले लिया है। तो अब यहाँ पे सबसे पहले बैककोट है EXPR $n1 प्लस $n2 एंड बैककोट क्लोज। तो दोनों वेरिएबल्स की वैल्यू जो है एडिशन ऑपरेशन परफॉर्म होगा, और ये EXPR सिंगल वैल्यू हमें जनरेट करके देगा, और इको के हेल्प से मैंने सिंपली उस वैल्यू को डिस्प्ले करवाया है।
अब यहाँ पे प्रॉब्लम आएगी हमारे पास में, प्रॉब्लम क्यों आएगी? जैसे कि मान लीजिए अगर मैंने किसी भी तरीके का ब्रेक स्टेटमेंट जो है उसे हम काम में नहीं लेते हैं, तो होता क्या है, जो हमारा केस ट्रू होता है उसके बाद वाले सारे केसेस भी हमारे एग्जीक्यूट हो जाते हैं। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं होगा। यहाँ पे अगर आपने ब्रेक का जो भी हमारा सिंटैक्स है, उसे अगर आपने काम में नहीं लिया है कि कोई बात नहीं सारे एग्जीक्यूट होते हैं तो होने दो, ऐसा नहीं होता है। यहाँ पे प्रोग्राम के अंदर आ जाती है एरर। तो आपको हर केस के साथ में ब्रेक वाली फंक्शनैलिटी को इम्प्लीमेंट करना ही करना है। अब यहाँ पे ब्रेक कीवर्ड जैसा कुछ नहीं है, स्पेसिफिकली स्विच के केस के अंदर हमें यहाँ पे अगर ब्रेक वाला पार्ट इम्प्लीमेंट करना है तो डबल सेमीकोलन हमें यहाँ पे लगाना पड़ता है। तो बेसिकली अगर यहाँ पे प्लस ऑपरेटर दिया गया होगा तो जो भी वैल्यूज हैं उनमें एडिशन ऑपरेशन परफॉर्म होगा और इस डबल कोलन की हेल्प से हम प्रोग्राम के यानी कि स्विच केस के बाहर आ जाएंगे। तो यही सेम सिंटेक्स बाकी सारे के अंदर भी मैंने फॉलो किया है। नेक्स्ट ऑपरेटर जो मैंने कंसिडर किया है दैट इज सब्ट्रैक्शन। अब सिंबल है तो कोट्स के अंदर ही मेंशन करेंगे, तो सिंगल कोट्स के अंदर मैंने सब्ट्रैक्शन यानी कि माइनस का सिंबल रख दिया है, फॉलोड बाय पैरेंथेसिस इको expr $n1 माइनस $n2 फिर से फॉलोड बाय डबल सेमीकोलन ब्रेक वाले पार्ट को इम्प्लीमेंट करने के लिए। नेक्स्ट यहाँ पे जो मैं इनपुट ले रही हूँ दैट इज एस्ट्रिक का, ये भी सिंपल है तो ये भी कोट्स के अंदर ही आएगा, फॉलोड बाय पैरेंथेसिस इको expr $n1 बैकस्लैश एन एस्ट्रिक। मल्टीप्लिकेशन के लिए हमारे पास में लिनक्स के अंदर यही सिंबल अवेलेबल है, तो बैकस्लैश एस्ट्रिक एंड $n2 फॉलोड बाय यहाँ पे हमारा बैककोट एंड ब्रेक के लिए डबल सेमीकोलन। सेम गोज फॉर द नेक्स्ट पार्ट एज वेल। नेक्स्ट मैंने यहाँ पे डिविजन ऑपरेटर को कंसिडर किया है, ये भी सिंपल है तो कोट्स के अंदर आएगा, फिर से पैरेंथेसिस इको expr $n1 डिवाइड बाय $n2। अब यहाँ पे यूजुअली ऐसा होता है कि मैंने इंटीजर वैल्यूज को कंसिडर किया है तो आउटपुट हमें इंटीजर वाले पार्ट के अंदर ही ये रिटर्न करेगा। वो कंसेप्ट बिल्कुल सेम है, डिविजन ऑपरेटर में किसी भी तरीके का कोई चेंज नहीं है। इसे भी ब्रेक करने के लिए फॉलोड बाय डबल सेमीकोलन। देन लास्ट ऑपरेटर इज मॉड्यूलस, ये भी हमारा सिंबल है तो फिर से कोट्स के अंदर पैरेंथेसिस इको expr $n1 मॉड्यूलस $n2 और यहाँ पे भी ब्रेक। अब यूजुअली होता क्या है कि इनमें से मान लीजिए कोई भी सिंबल नहीं इनपुट किया गया तो हम क्या करते हैं, डिफॉल्ट को कंसिडर करते हैं। अब यहाँ पे डिफॉल्ट जैसा कुछ नहीं है, डिफॉल्ट के बजाय हमें यहाँ पे एस्ट्रिक के सिंबल को काम में लेना होता है और इसी वजह से यहाँ पे जो इंडिविजुअल एस्ट्रिक सिंबल है वो मल्टीप्लिकेशन के लिए काम में नहीं लिया जा सकता, क्योंकि स्विच का डिफॉल्ट केस और एरे के एलिमेंट्स दोनों को एक्सेस करने के लिए यहाँ पे सिंगल एस्ट्रिक सिंबल हमारे पास में अवेलेबल है। तो इनमें से अगर कोई भी ऑपरेटर यूजर इनपुट नहीं करेगा तो हम डिफॉल्ट केस यानी कि इस एस्ट्रिक वाले केस के अंदर आ जाएंगे। तो फिर से पैरेंथेसिस एंड इको इनवैलिड इनपुट। अब यहाँ पे अगर आप चाहो तो आप डबल सेमीकोलन लगा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर ये तो हमारा लास्ट केस है तो यहाँ पे किसी भी तरीके का ब्रेक वाला पार्ट इम्प्लीमेंट करने की जरूरत नहीं है। अब जिस तरीके से हमने यहाँ पे इफ को क्लोज किया था बिल्कुल वही कंसेप्ट है, हमें स्विच को भी यहाँ पे क्लोज करना होगा और बिल्कुल जिस तरीके से स्टार्ट किया था उसका रिवर्स हमें यहाँ पे मेंशन करना है, यानी कि ESAC। तो इस तरीके से स्विच केस को हमें यहाँ पे इम्प्लीमेंट करना है। तो एक बारी प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन देख लेते हैं। दो वैल्यूज का हमें इनपुट करना है, मैं यहाँ पे 10 और 20 प्रोवाइड कर रही हूँ और मैं मल्टीप्लिकेशन के लिए एस्ट्रिक वाला पार्ट इनपुट कर रही हूँ, तो यहाँ पे 200 हमारे पास में आउटपुट आ गया है। सिमिलरली अगर मैं यहाँ पे सेम वैल्यूज इनपुट कर रही हूँ लेकिन अब सिंबल के अंदर मैंने दे दिया है हैश का, तो ये तो हमारी मैचिंग वैल्यूज के अंदर एग्जिस्ट ही नहीं करता, तो उस केस में इनवैलिड इनपुट। तो कुछ इस तरीके से स्विच केस काम करता है। इसके और भी एग्जांपल्स हम लोग करेंगे तो आपको और क्लियर हो जाएगा कैसे काम करता है। बट फॉर नाउ आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। किसी को इस प्रोग्राम में अगर कुछ प्रॉब्लम है देन यू कैन आस्क।